एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी तैयारी जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीएससी से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। जैसे कि आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो राम सर की प्लेलिस्ट वहाँ पर है। पॉलिटी की अगर पढ़नी है तो संतोष सर की प्लेलिस्ट, लाइव सेशन सभी चल रहे हैं। ज्योग्राफी जो है उसका पूरा पोर्शन बलराम सर द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है। और करंट अफेयर सीरीज में आप अपन रोज इस कुछ ना कुछ टॉपिक के साथ मिलते रहते हैं। तो यदि आपको इससे संबंधित अगर कोई कंटेंट की आवश्यकता है तो आप बेझिझक होकर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा और जो बचा हुआ है वो फ्यूचर में कवर करा दिया जाएगा। करंट अफेयर सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 जून को आज हम चर्चा करने वाले हैं द हिंदू में आए हुए एडिटोरियल के बारे में, जो कि चर्चा करता है वास्तविक गठबंधन के युग की वापसी के बारे में। यानी मुख्यतः आपके डाउट आ रहा होगा कुछ दिनों से, दो एक दिन से वीडियो भी नहीं डला था। तो कारण ये था कि जो हमारे इलेक्शन चल रहे हैं उसके कारण जो पूरे एडिटोरियल्स वगैरह आ रहे थे वो पॉलिटिक्स से भरे हुए थे। मतलब वो बता रहे थे कि कौन जीता है, कितनी सीट्स किसको मिली हैं, कारण क्या है, वो सब चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। बहरहाल उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए थी उनके ऊपर हम डिस्कशन आज कर लेंगे। यानी दो दिन में हमें जो बेसिक समझना था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। इस टॉपिक में आने से पहले देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ना। इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, पहले देखते हैं हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है कि सबसे पहले हम समझें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं। जीएस पेपर 2 यानी कि में आपकी जो गवर्नेंस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो यूनिट होती है उसमें एक यूनिट आती है 5 जो बात करती है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। इस यूनिट के लिए हमारे लिए जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए साथ ही साथ देखें कि एक और यूनिट से कनेक्ट होगा जो जीएस पेपर 4 है, एथिक्स वाला पोर्शन। उसमें एटीट्यूड, बहुत सारे एटीट्यूड के बारे में बात की जाती है, वहाँ पे आता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। यहाँ पे आज चर्चा करेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। ये यूनिटली डायरेक्टली एडिटोरियल पे नहीं होगी, लेकिन जो अपन बेस मतलब बनाएंगे 2-3 दिन का, जो मैं बताऊँगा कि जो प्रोग्रेशन हुई है उसमें आप इसको पॉलिटिकल एटीट्यूड के अंतर्गत लेके चल सकते हैं। इसमें टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है, किन किन चीज़ों के ऊपर बात करी जा रही है। यदि हम देखें अभी क्या हुआ है, आप लोगों ने करंट अफेयर से जो लोग जुड़े होंगे, टीवी वगैरह जो लोग देखते होंगे उन्हें पता होगा, अभी हमारे हुए हैं लोकसभा चुनाव, समाप्त हुए हैं, उनका रिजल्ट निकल के आया है। लोकसभा चुनाव क्या होते हैं, यानी हमारी जो लोकसभा होती है, पार्लियामेंट जो होती है, उसके 2 सदन होते हैं। 2 सदन मतलब 2 हाउसेज होते हैं ना। हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। इतना तो सभी को पता होगा। हमारे यहाँ लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 543। ठीक है, 543 है। पहले ही 545 हुआ करती थी, 2019 से 43 है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस जो 2 हम करते थे, 2 नॉमिनेट किए जाते थे, उन एंग्लो इंडियंस की सीट्स को यहाँ पे हटा दिया गया है, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता बची नहीं है। राज्यसभा की भी सीटें होती है, लेकिन आज हम बात करने वाले मुख्यतः लोकसभा सीट के बारे में। लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें 543 सीट्स पर चुनाव हुए थे, जो कि अभी 4 जून को उसका रिजल्ट आया है। अब मेनली अगर आप देखोगे जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, अर्बन एपैथी देखने को मिल रही है। इसके बारे में चर्चा भी अपन ने करी थी, वीडियो बनाया था। यानी जो अर्बन एरियाज मतलब अर्बन जो लोग हैं, वो वाले लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो वोट देने नहीं जा रहे थे। कारण बहुत सारे फैक्टर से, जैसे गर्मी का फैक्टर भी था और बहुत सारे फैक्टर से, इसके कारण जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो भी कम देखने को मिला था। इस चुनाव में जब ये रिजल्ट निकल के आए, बहरहाल ये सब समस्याओं के बावजूद जब ये पूरे इलेक्शन हमारे हुए, जो रिजल्ट निकल के आए, उसमें हमको क्या समझ में आया कि जो 2 पार्टियां, जो मेन 2 अलायंसेस लड़ रही थी, एक अलायंस थी कौन सी, एनडीए, यानी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी वो, और एक थी इंडिया। इसका नाम क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है ना। इंडिया और एनडीए, इन दोनों के बीच में मुख्यतः जो मेन प्लेयर्स थे इस पूरे चुनाव में वो ये थे। यदि आपको बेसिक पता होगा कि लोकसभा में किसी को अगर सरकार बनानी है तो इन 543 सीट्स में से कितनी सीट्स चाहिए उसको चाहिए इसका 50 + 1%, यानी कि 272 सीट्स व्यक्ति को चाहिए यदि किसी को सरकार बनानी है। ये चाहे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी लेके आ जाए या फिर कोई कोलिजन लेके आ जाए, यानी गठबंधन
गठबंधन लेके आ जाए। आज इस बार के जो आम चुनाव हुए थे उसमें देखने को मिला कि इस बार किसी पार्टी को भी अपना जो बहुमत है वो नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि इन 543 सीट्स में से पर्टिकुलरली अगर पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी जो पार्टी है उसको मिले थे 240 सीट्स, 240 सीट्स यहाँ पे मिली थी। और यदि कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस को मिली थी उस समय 99 सीट्स। और यदि हम गठबंधन के बारे में बात करें कि एनडीए गठबंधन को कितनी मिली है, तो उनको मिली है 292 सीट्स। और जो इंडिया गठबंधन है उसको मिली है 232 सीट्स के लगभग उनको मिली है। अब इनके कारण क्या हुआ, देखा जा रहा है कि जो एनडीए है इसको तो बहुमत मिल रही है, यानी कोलिजन जो है उसको बहुमत मिल पा रही है, लेकिन जो वन पार्टी जो है, एक पार्टी जो है इसकी सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है बीजेपी, उसको बहुमत नहीं मिल पा रही है। पहले अगर अपन देखें, पहले के जो आम चुनाव हुए थे 2019 वाले, उसमें बीजेपी को खुद की बहुमत मिल गई थी 303 सीटों के साथ साथ। अब आज वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों पार्टियों को ही जो अपनी स्पष्ट बहुमत देखने को नहीं मिल रही है। ये पूरी कहानी है जो अपन समझना चाह रहे हैं। अब बात चल रही है एडिटोरियल में क्या, इस चक्कर में मतलब ये जो हमें किसी को भी एक पार्टी को भी बहुमत नहीं मिल पाया है ना, अब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कौन सी चलेगी, कोलिजन वाली, यानी जो गठबंधन की सरकार है वो चलेगी। उसके बारे में एडिटोरियल जो है वो लिखा गया है। देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल में बात मतलब किस बारे में चर्चा की जा रही है। इसमें बात की जा रही है 2024 के जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसके परिणामों के संदर्भ में बात की जा रही है, जो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इसका परिणाम कैसे क्या रहे थे। अब देखते हैं कि इसमें क्या देखने को मिला। इसमें देखने को मिला कि जो भाजपा थी, मतलब ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा डेटा हुआ है कि किसी को कुछ नुकसान मिला है, किसी को कुछ फायदा हुआ है। मुख्यतः ये हुआ है कि किसी को भी बहुमत, एक पार्टी किसी को भी बहुमत नहीं मिली है, केवल अलायंस जो है उसको बहुमत मिल गई है। एनडीए जो अलायंस है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फुल फॉर्म याद रखेंगे। और जो इंडिया, उसका क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसके बारे में ये पूरी इसके फुल फॉर्म है। तो इन दोनों में से किसी को भी क्या नहीं मिला है, अभी बहुमत देखने को नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि एक गठबंधन होता क्या है, एक कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का अर्थ होता है कि कई राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक साथ मिलकर सहयोग करते हैं। क्यों करते हैं सहयोग? मुख्यतः जब जब किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली हो, जो मैंने आपको अभी समझाया विषय कि इलेक्शन हुए, किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाई, उसके बाद क्या हुआ, कई पार्टीज मिलकर अपने आप में कोलिजन बना लेती हैं, और कोलिजन बनाकर वो क्या करती हैं, एक सरकार का गठन करती हैं। उसी को हम बोलेंगे कोलिजन या फिर गठबंधन। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो गठबंधन है इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। जो गठबंधन, हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकार बन रही है, कई पार्टी जो हैं वो मिलकर अपनी सरकार का दावा करती हैं, इनके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। यदि एक गठबंधन के फायदे देखें तो हमें पहला फायदा मिलता है संतुलित नीतियों के बारे में, यानी बैलेंस्ड जो हमारी पॉलिसीज़ है वो बनती हैं। क्यों बनती है भाई बैलेंस्ड पॉलिसी? ये देखा जाता है यदि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी होगी उसको चलाएगी, स्वाभाविक सी बात है ना। लेकिन अगर एक से अधिक पार्टियां होंगी, यानी बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार चलाएंगी, तो सभी के विचार जो होंगे उसमें आएंगे। तो यदि किसी पक्ष में, कोई विषय के ऊपर दो पक्ष हो सकते हैं, तो उसमें दोनों पक्षों में अगर विवाद होता है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक क्या बोलते हैं, जो संतुलित अप्रोच है, संतुलित नीतियां जो हैं उनका निर्माण देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो देखने को मिलता है वो क्या है, विविध प्रतिनिधित्व, यानी जो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाइवर्स रहेगा, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अब देखो क्या लिखा है, हितों और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये क्या होगा, जो बहुत ही विविध यानी प्रतिनिधित्व करेगा, अलग अलग विचारधारा होंगे, हित होंगे, जिससे सरकार अधिक समावेशी होगी। जैसे समावेशी विकास बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक शब्द निकल के आता है, सहकारी संघवाद, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही बन के उभर सकता है। कैसे? जैसे देखो कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल अभी आज वर्तमान में हम देखें जो कोलिजन हुआ है, उसमें ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनको गठबंधन करना पड़ा कुछ स्टेट पार्टियों से, जो स्टेट की कुछ पार्टीज हैं उनसे गठबंधन करना पड़ा। इससे क्या होता है, जो हमारे नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी आती है। इसे मान के चलो कोई स्टेट का गवर्नमेंट है, स्टेट की कोई पार्टी है, वो मिल जाती है किससे, कोलिजन में, राष्ट्रीय पार्टी से, नेशनल पार्टी से। अब दोनों की जब कोई नीति बनानी होगी तो दोनों एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो हमारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो राज्य का रिप्रेजेंटेशन है, उनकी राज्य सरकारों, मतलब राज्य पार्टीज जो हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो केंद्र में देखने को मिलेगा। इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, यानी सहकारी संघवाद जो, उसकी भावना को भी एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एक प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखें क्या फायदा इसका, तो ध्रुवीकरण को कम करता है। ध्रुवीकरण मतलब
ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। 2 ध्रुव होते हैं, आपको पता है पृथ्वी के, एक नॉर्थ ध्रुव, एक पोल है ना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब इस प्रकार से कई बार क्या होता है, ध्रुव बन जाते हैं। एक अगर कभी किसी एक व्यक्ति का शासन हो गया तो उसको बोल देते हैं यूनिपोलार, है ना, यूनिपोलार प्रतिनिधित्व बन गया। बाईपोलारिज्म पढ़ते हैं अपन, यूनिपोलरिज्म पढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हमने चर्चा करी थी जब हम कोल्ड वॉर वगैरह पढ़ रहे थे। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं जब भी कोई एक पार्टी को बहुमत मिल जाती है तो वो क्या होती है, पोलराइज हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाती है, ध्रुवीकृत हो जाती है। ये ध्रुवीकरण जो है उसको कम देखने को मिल जाएगा। अलग अलग जो पार्टियां होंगी वो उसको बैलेंस कर देंगी। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतांत्रिक वैधता कैसे मिल जाती है, यानी जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी वो मिल जाती है हमको। किस प्रकार से, यहाँ पे लिखा हुआ है, विचारों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वैधता को प्रदान करता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, यानी विभिन्न जो पक्ष हैं वो अपनी बात रख पाएँ। यही तो लोकतंत्र की खासियत है कि विभिन्न पक्ष जो अपनी एक भले ही अलग भी भावना लेके चल रहे हैं वो उस भावना को प्रदर्शित कर पाएँ, उसको दिखा पाएँ। तो उसी प्रकार से अगर अपन देखें कॉलिजन रहेगा तो अलग अलग जो मत होंगे, अलग अलग जो विचार होंगे वो एक साथ देखने को मिलेंगे। एक व्यापक अप्रोच अपने को देखने को मिलेगी, एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच जो है वो अपने को पॉलिसीज़ में देखने को मिलेंगी। ये थी इसके फ़ायदे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी नुकसान क्या क्या होंगे। अगर एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है तो उसके फ़ायदे देख लिए हमने, नुकसान देखते हैं। पहला होगा भाई अस्थिर सरकार का गठन। कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है ना कि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों में हो सकता है बीच में कभी किसी का मन पलट जाए। मीनवाइल जो 5 साल है उसके बीच किसी मतभेद के कारण क्या हो, सरकार से हट जाएं, अपना समर्थन वापस ले लें, तो बार बार सरकार गिरने की आवश्यक स्थिति बन जाती है। किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, तो ये अस्थिर सरकार का गठन कर देता है। अब अस्थिर सरकार के कारण क्या होता है, एक पॉइंट और निकल के आता है, जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। यदि एक पर्टिकुलर पार्टी होती है तो क्या होता है, उसमें जो वो पॉलिसीज़ लेकर आती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके आती है, 5 सालों के टेन्योर के लिए कम से कम वो चलाती है। अब जैसे मान के चलो एक ए पार्टी है, वो कोई पार्टी एक पॉलिसी लेकर आई है ना, उस पॉलिसी को वो चला रही है। अब उसकी सरकार का टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई कि उसकी सरकार गिर गई और बी पॉलिसी आ गई। अब बी पार्टी बन गई, लोकतंत्र मतलब बी पार्टी का प्रतिनिधित्व बन गया। अब बी पार्टी अपनी पॉलिसी लेके आएगी, यानी जो यहाँ पर हमारा पॉलिसी है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। एक और फैक्टर जो होगा ना, चैलेंज बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के सामने। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका में क्या आते हैं, जो आप जिन चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एमपीपीएससी करके आप क्या निकालेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, नौकरशाह बनेंगे, तो आप जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके अंतर्गत आएंगे, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। अब ये जो स्थायी कार्यपालिका है इसके लिए चैलेंज क्या बनेगा, पहले ए पार्टी के द्वारा बनाई गई नीतियों को ये इम्प्लीमेंट कर रहा था, अब ये पार्टी जो है वो उसकी सरकार चली गई, बी पार्टी आएगी अलग नीति लेकर आएगी, अब उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करना पड़ेगा उसे। यानी जो ये इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी का, उसमें भी देखने को दिक्कतें, चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सेकंड चैलेंज जो इसमें बताया, हालांकि 2-3 चैलेंज मैंने आपको इसमें बता दिए। धीमी नीति निर्माण, यानी क्या होगा, हमारा नीति निर्माण भी धीमा हो जाएगा। प्रोसेस जो हमारी पॉलिसी मेकिंग की है वो धीमी हो जाएगी। क्यों भाई, पहले एक पार्टी रहेगी तो वो अपना निर्णय खुद ले लेगी। अब बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो इससे भी पूछो, इससे भी पूछो, इससे भी पूछो, इतना पूछने के बाद अगर कभी चौथे वाले ने मना कर दिया तो यही पॉलिसी खत्म, है ना। यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। मान के चलो बोल भी दिया, फिर लौट कर जब वापस आए इतना समय चले आएगा तो हमारी नीतियाँ क्या होंगी, धीमी होंगी। नीति निर्माण प्रक्रिया जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, धीरे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें, आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सीधी सी बात है, बर्तन रहेंगे तो बजेंगे भी सही साथ में ना। तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति बन जाए कि बहुत सारी पार्टियां मतलब साथ में मिलकर गठबंधन बना रही हैं, तो ये परिस्थिति हो सकती है कि आंतरिक जो क्लैश हो जाए एक दूसरे के बीच में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाए। ये भी एक दिक्कत देखने को मिल सकती है हमें। नेक्स्ट देखें वो क्या है, लगातार नेतृत्व परिवर्तन, यानी जो नेतृत्व है वो परिवर्तित हो जाता है। यानी एक अलायंस क्या करती है, ये अपनी पर्टिकुलर नेता को चुन लेती है जब भी वो अपनी सत्ता में आने वाली होती है। तो कई बार क्या देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली हम देखें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलें तो उसमें ये देखने को मिलता है कई बार कि अलायंसेज में जो नेता होते हैं वो बार बार परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो नेतृत्व होता है वो बार बार परिवर्तित होता है, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व जाए। तो हो सकता है कुछ सालों तक इसका प्रतिनिधित्व चले, कुछ सालों तक इसका प्रतिनिधित्व चले, ये स्थिति बन जाती है। ये पहले भी हमें देखने को मिला है, मतलब ये जो परिस्थिति है ना पहले भी देखने को मिला है कि पहले कई बार जब अलायंसेस मतलब के माध्यम से हमने जब भी सरकार बनी थी, कोलिजन से बनी थी, तो देखने को ये मिला कि कई बार 2.5 साल की सरकार इस प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, 2.5 साल की सरकार इस प्रतिनिधि के अंतर्गत, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
ये इसका सेकंड जो नेक्स्ट नुकसान है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मुख्य मुद्दे जो हैं उन पर समझौता। हो सकता है किसी मामलों में सभी लोग एग्री ना कर पाएँ, उसमें हमारा जो मेन एजेंडा है उसको हमको कई बार क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर सबको साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए कभी कभी जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो भी दब जाते हैं, कारण नहीं रहता है। आगे देखें तो इसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल जाएगी। 1977 से लेकर तो यहाँ पर जो आगे तक बढ़ता चला गया, मतलब पहली बार हमारे यहाँ केंद्र में जब कोलिजन सरकार बनी थी वो कब बनी थी, 1977 से 1979 के बीच में बनी थी, जब कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार गई थी। जो मोरारजी देसाई है उनके प्रतिनिधित्व में जो प्रधानमंत्री बने थे वो उनके प्रतिनिधित्व में ये कोलिजन की सरकार चली थी। नेक्स्ट आई थी 1979 से 80 के बीच में, 1989 से 1990 के बीच में। आगे बढ़े तो देखते हैं 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 इनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। मतलब बहुत सारी पार्टी जो थी ना वो बनी बिगड़ी, मतलब कोलिजन जो है वो बने बिगड़े, सरकार बनी उनकी चली गई, तो स्थिति बनी है ना। नेक्स्ट देखें तो 1998 से 2004 तक, तो ये पूरा आपको दिया हुआ है कंटेंट है ना। इस कंटेंट को आप PDF में आपको मिल जाएगा, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो स्टैटिक पोर्शन इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। यदि हम इसमें देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, भारत में गठबंधन की राजनीति में 1967 के बाद से उतार चढ़ाव देखा गया। क्षेत्रवाद की शुरुआत और नई पार्टियों के जन्म के साथ गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ। यानी जो ये एरा है ना, इस एरा की शुरुआत कब हुई थी हमारी, 1967 से, जब यहाँ पे क्षेत्रवाद जो रीजनलिज्म है और साथ ही साथ नई पार्टियाँ जो हैं उनका जब इस्टेब्लिशमेंट हुई। इन दो कारणों से क्या हुआ, हमारे यहाँ 1997 के बाद स्टेबिलिटी जो है वो खत्म देखने को मिली थी, यानी इनस्टेबिलिटी जो है वो शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नैतिक चिंता क्या है। जो ये गठबंधन की स्थिति है उसमें नैतिक चिंता क्या बनती है। अगर आप देखें तो सेकंड ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, उसकी जो एक 4th रिपोर्ट होती है, उस 4th रिपोर्ट में बताया गया है इसकी एक नैतिक चिंता के बारे में। क्या नैतिक चिंता बताई गई है इसमें, ये बताया गया है कि गठबंधन सरकारों की नैतिकता अक्सर तब पूर्ण हो जाती है जब साझेदार मध्यावधि में गठबंधन बदल लेते हैं। यानी स्थिति क्या बनती है, नैतिक चिंता कब बनती है, जब जो व्यक्ति मतलब एक कॉलिजन में है, वो कॉलिजन से एक अवधि के मतलब जो टेन्योर उनका 5 साल का था उससे पहले ही वो क्या कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। उसका जो टेन्योर है उसके पीछे में ये जो कॉलिजन है उसको तोड़कर दूसरे कॉलिजन में चले जाते हैं। यहाँ पे नैतिक समस्या वो देखने को मिल जाती है। जब भी कोई मतलब जो कॉलिजन है वो बनता है तो उस समय उनको क्या करना पड़ता है, सहमत न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यानी उनको पहले से क्या करना पड़ता है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो है उसके मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, इस पर साइन करना पड़ता है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या दिखाता है, ये डॉक्यूमेंट बताता है कि जो 5 साल की कॉलिजन गवर्नमेंट बनने वाली है उसके क्या क्या एजेंडाज हैं। ठीक है, इन एजेंडाज के बारे में कॉमनली क्या वो करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं सभी सरकार मतलब जो सभी पार्टीज होती हैं वो मिलकर। तो ये स्थिति में इसका भी वायलेशन देखने को मिलता है, तो एक नैतिक मुद्दा यहाँ पे उभर कर आ जाता है। तो ये जो टॉपिक था मुख्यतः इसके बारे में जो हमको समझना था, मेन जो था हमने समझ लिया जो इस टॉपिक के संदर्भ में था। पॉलिटिकल बातें बहुत इस एडिटोरियल में कि इस पार्टी में ये जीता ही, इसमें इतनी सीटें मिली, इसको ये मिली, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो चीज़ें हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही थी हमने उसके ऊपर चर्चा कर ली। यदि आपको ये जो पूरी चर्चा हमने करी है इससे संदर्भ में ये जो PDF है वो चाहिए तो आप जा सकते हैं आदर्श परिवार के जो ये वाला चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा सकते हैं, आदर्श परिवार एंड मॉडल नालंदा। इस QR कोड को स्कैन करोगे तो भी डायरेक्टली पहुंच जाएंगे आप। तो इस चैनल पे आपको रोज़ क्या करते हैं, जो PDF होते हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन के हों चाहे वो करंट अफेयर्स के वीडियो के हों। नेक्स्ट बढ़े कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए कि आपके जो ज़िले हैं जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उनके बारे में जानकारी के लिए आप लगा सकते हैं इस वाले जो नंबर है इस पर कॉल, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। और संबंध में अगर कोई डाउट वगैरह हो या फिर कुछ अतिरिक्त जानकारी आप चाहते हो तो भी इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो आज का ये जो चर्चा होगी वो आपको समझ में आई होगी। चर्चा की समाप्ति करेंगे परीक्षित भारती सर के कथन से। वो क्या है, जीतने के लिए एनर्जी का सही उपयोग आवश्यक है और यह हुनर हर किसी में नहीं होता, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। यानी कि अपनी एनर्जी को किस तरह से लगाया जाए अपने वर्क में कि अपना जो आउटकम हमें चाहिए वो आउटकम हमें मिल पाए। ये कोई आसान बात नहीं होती, इसको सीखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हालांकि संभव है। यानी हम कई बार क्या होता है, हम ऐसी स्थिति बन जाती है ना कि कई बार हम प्रयास तो खूब करते हैं किसी चीज़ में, मेहनत खूब करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं।
कारण होता है हमारा डाइवर्शन, कि हम हमारी एनर्जी जो है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं दे पाते हैं। कई बार जो उसकी अमाउंट होती है उसमें भी क्या होता है, दिक्कत आ जाती है कि हम जितनी अमाउंट में एनर्जी देनी चाहिए उतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं दे पाते हैं। तो उस चीज़ को विकसित करना, ये मैनेजमेंट सीखना, यही तो एक लीडरशिप की मतलब क्वालिटी होती है, इसको विकसित किया जाता है। तो ये वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको इससे संबंध में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर एक और किसी नए एडिटोरियल के साथ बहुत जल्द।